हेलो मित्रों, भारतीय इतिहास के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बीपीएससी स्पेशल इस सीरीज़ को करवा रहे हैं। बीपीएससी स्पेशल सीरीज़ करवा रहे हैं, जिसमें बीपीएससी में आए हुए 1994 से 2025 से पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है 2024 तक का क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, 2025 तक के 24 तक के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उनका डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन पीछे आपको करा चुके हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। ये 51 क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है वो है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था नन्यदेव था। क्या नाम था? नन्यदेव था। कब किया था इसने इसकी संस्थापना? तो इसने इसकी स्थापना की थी 1097-98 में। ठीक है, और इनके ही काल में मिथिला राज्य था वह स्वर्ण युग कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? जो कर्नाट वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक जो था वो राम सिंह तो नहीं थे, श्याम सिंह भी नहीं थे, मितिही सिंह भी नहीं थे। कौन थे? हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह इसके अंतिम शासक के रूप में थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से मिलती है? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से मिलती है? अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से मिलती है वो किस काल में मिलती है? बताइए। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कौन से काल में मिलती है? तो ये मिलती है धर्मशास्त्र के समय में। कब? जब धर्मशास्त्र को बनाया गया, धर्मशास्त्र को लिखा गया, तो अछूतों की अवधारणा सामने आई। क्वेश्चन नंबर 58 देख रहे हैं, 54 देखते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जो कनिष्क था, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो यह आयोजित की गई थी काश्मीर में। कहाँ? कनिष्क के काल में काश्मीर में ये बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। और ये अंतिम सभा थी। ये बौद्ध जो सभा स्टार्ट थी उसमें ये अंतिम थी। क्या थी? अंतिम बौद्ध सभा थी। ठीक है, कश्मीर में। कहाँ? कुंडल ग्राम में। कहाँ? कुंडल ग्राम में ये हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अगर बात किया जाए अध्यक्ष की, तो इसकी अध्यक्षता की थी किसने? बताओ, नाम आपको पता हो तो। वासुमित्र ने। किसने? वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? इसके उपाध्यक्ष जो थे इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष। यानी एक ही क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चन पता लगे कि कनिष्क ने ये कश्मीर में किया था बौद्ध सभा का आयोजन, और कश्मीर के कौन सी जगह पे? कुंडल ग्राम में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कह रहा प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? बताओ। महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, और इसको अजातशत्रु ने कराया था। किसने? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में आयोजित कराया था। किसने? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में इसे आयोजित कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई उसके बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। ठीक है, गया में नहीं हुई थी, ये वैशाली में भी नहीं हुई थी, पाटलिपुत्र में भी नहीं हुई थी। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 57। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं
और उससे संबंधित 4 स्थानों को का नीचे उल्लेख है। ठीक है, तो कह रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी, प्रथम बौद्ध प्रवचन कहाँ पे दिया था, और बुद्ध का जो निधन है वो कहाँ पर हुआ था। ठीक है, बुद्ध का निधन कहाँ पर हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बुद्ध का निधन था वो कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ था, और बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, और बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है हमको। तो ये अब क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। कह रहा बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया है। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। ठीक है, बनाया तो गया था बोध गया में महाबोधि मंदिर। बोध गया में महाबोधि मंदिर जो थे वो क्यों बनवाया गया था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था यहाँ पे। किसको, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को भगवान का जो स्थान प्राप्त हुआ वो कौन से राजा के काल में प्राप्त हुआ, तो कनिष्क के काल में प्राप्त हुआ। कनिष्क ने ही बौद्ध संगति जो कराई थी वो कश्मीर में करवाई थी। कहाँ पे, कश्मीर में। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था, किससे, और इसी के टाइम पे मथुरा एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र के रूप में उभरा था। कश्मीर के कौन से जगह पे, तो अभी आपको बताया था कुंडलग्राम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। गणतंत्रात्मक उसे कहते हैं जहां लोग अपने राजा का चुनाव करते हैं, लोग अपने राजा का चुनाव करते हैं, उसे गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो विश्व की पहली जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कहाँ की थी, वैशाली की थी। किसकी थी, वैशाली की थी। ठीक है, या वैशाली बोल दिया जाए या लिच्छवी बोल दिया जाए, दोनों ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है, 16 महाजनपदों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसा कौन सा जिसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, तो ये अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में क्या है, जिक्र किया गया है। 16 महाजनपद कौन कौन से थे आपको पता होना चाहिए। तो अंग था, मगध था, काशी था, कौशल, वज्जी, मल, चेंदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। ठीक है, ये कितने 16 महाजनपद थे। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था, गुप्त काल में स्थापित हुआ था। गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था, विश्व प्रसिद्ध किस लिए था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी, इसलिए विश्व में प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। 64 देखते हैं। नालंदा, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 65 है। ठीक है, क्यों लागू की गई थी, तो सैनिकों को सुगमता से भर्ती करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 अगर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। तो दो कथन दिए गए हैं ए और आर, और दोनों को पढ़ना है और बताना है कि एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं या नहीं। कथन ए दिया है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पे अब क्योंकि लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि महाविहार को राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया था। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है, कारण दोनों ही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया इसलिए उसका क्या हो गया, पतन हो गया। इसलिए दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसकी एक दूसरे की व्याख्या ये नहीं करते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और इस टाइम पे कौन राजा था? बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार के समय ये हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो देखो ये दोनों ही मगध की राजधानी थी, तो दोनों में से कुछ नहीं बता सकते, इसका आंसर हम ए और सी दे सकते हैं। पाटलिपुत्र और गिरिवज या राजगिरी मगध की राजधानी थी। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी की बात किया जाए तो इसकी प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो जब धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था तो उस नॉर्मल सी बात है कि मौर्य वंश ने ही शासन किया होगा। इसने जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया तो धनानंद के बाद मौर्य वंश का शासन आया था। ये बीपीएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। 71वां क्वेश्चन कह रहा है, आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, वो कौन है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है? तो कौन है? विशाखा दत्त के जो ग्रंथ हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विधोत रूप से क्या हुआ है, वर्णन किया गया है। विशाखा दत्त की किसमें? मुद्रा राक्षस में। किसमें? मुद्रा राक्षस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के महान समकालीन था? कौन था? धनानंद था। कौन था? धनानंद सिकंदर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महत्व मुख्यतः बना था। जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो कैसे बना था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है आपको पता था कैसे बना था? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी बीपीएससी, ये सिविल सर्विस वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं चलता कहाँ से कब और कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का जो गठन है वो किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने, मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने अष्टप्रधान का गठन किया था, जिसमें पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री थे, सचिव थे, सुमंत थे, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश इसमें शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऐसा कौन सा राजा था जिसने दक्कन में विजय प्राप्त किया था? किस राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त किया था? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिससे यह पता लगता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत तक था? तो कौन सा था? बताओ कौन सा अभिलेख था वो? बताओ बताओ। तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो कौन था? श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के टाइम पे जो बौद्ध सभा आयोजित हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो वो हुई थी
पाटलिपुत्र में। और इसी टाइम पे मेघलीपुत्र तिस्त जो थे, मेघलीपुत्र तिस्त, वो क्या थे, इसकी अध्यक्षता की थी। और ये तृतीय बौद्ध संगति थी। कौन सी? तृतीय बौद्ध संगति थी। क्वेश्चन नंबर 79, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? कौन सी हुई है? प्राकृत भाषा ज्यादातर प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं लिखी जाती थी? दाहिने से बाईं प्राचीन भारत की कौन सी लिपि लिखी जाती थी? कौन सी लिखी जाती थी बताओ? पढ़ो चारों ऑप्शन, कौन सी लिखी जाती थी बताओ आप। अगर आपको आता है और आपने कुछ पढ़ा है तो बताइए। दाहिने से बाएं खरोष्टी लिखी जाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक का जो धम्म है उसका जो मूल संदेश है वो राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारे ही अशोक के धम्म का मूल संदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 82, केवल यह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ऐसा कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का क्या बताया है? सम्राट बताया है। उसका नाम है भब्रू स्तंभ। अपने शिलालेखों में अशोक समानतः किस नाम से जाने जाते हैं? अशोक जाने जाते हैं प्रियदर्शी के नाम से। देवों के प्रियदर्शी के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है। किस नाम जाने जाते हैं? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब पुराणों में इन्हें क्या बोला गया है? पुराणों में इन्हें बोला गया है अशोक वर्धन। क्या बोला गया है? अशोक वर्धन नाम से संबोधित किया गया है अशोक को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? नाम अर्थशास्त्र है लेकिन पहलू कौन सी है? राजनीतिक नीतियां। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो किस विषय पर आधारित थी? कौटिल्य की जो ये किताब थी किस विषय पर आधारित थी? तो आर्थिक संबंध भी था, शासनकाल भी था, विदेश नीति भी थी, धन संचय भी था। यानी इस एक से ज्यादा। ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन क्या है? सही है, यानी आंसर ई इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज देखो, जो चाणक्य थे, चाणक्य ने 4 श्रेणियों में किया था विभाजित। मेगास्थनीज ने किया था 7 श्रेणियों में। कितने में? 7 में किया था। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। और मेगास्थनीज जो था वो किसका दरबारी था? सेल्यूकस निकोटर का दरबारी रहा था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज ने किया था तो इंडिका में किया गया होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी किसने लिखी थी? पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी ये बुक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? उपयुक्त में से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसने ये बुक लिखी थी। इसको एक ग्रीक रोमन पेरिपल्स ने लिखी थी जो अज्ञात है। ठीक है, अनाम नाविक है, मतलब कोई नाम नहीं है इसका, मतलब ये अभी अज्ञात है कि किसने लिखी थी, इसलिए इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन किया गया है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, वह कौन सा स्रोत है? वो स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? बताइए। तो वो है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 90, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम कौन सा शासक ने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई थी, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी? किसने जारी की थी?
वीमा कदफिशस ने। कुषाण वंश का था ये, किसका था? कुषाण वंश का था। क्वेश्चन नंबर 92, कला की गंधार शैली निम्न समय में फले फूली। गंधार शैली किसके टाइम पे ज्यादा फली फूली? तो कुषाणों के टाइम पे। मैंने बताया ना, मथुरा एक विशेष केंद्र बन गया था, वहां पर भी गंधार कला देखने के लिए आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? पीछे निकल गया, कनिष्क ने की थी। कहां पे की थी? कुंडलग्राम में की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कौन सा वंश भारत पे आया? भारत में किस वंश ने शासन किया? तो कौन सा था? कर्ण वंश ने शासन किया था। ठीक है। और शुंग वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? अंतिम राजा का नाम बताओ। देवभूति था। क्या नाम था उसका? नाम देवभूति। शुंग वंश का था, क्या था? अंतिम राजा था। ठीक। और ये जो थे अपने आप को ब्राह्मण बताते थे, कि ब्राह्मण वंश से संबंधित अपने आप को बताते थे, लेकिन कर्ण जो थे वो भी अपने आप को ब्राह्मण धर्म से संबंधित ही बताते थे। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, कह रहा है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख से इनका नाम जुड़ा है। खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये खारवेल चेंदी वंश से संबंधित थे। किससे? चेंदी वंश से संबंधित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? नगर जो है क्रमिक रूप से पतन की तरफ बढ़ रहे थे, वो किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वो है आपकी गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारत के व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह उपयोग किया जाता था? तो इसमें कल्याण भी था, कैम्बे भी था। ठीक है। ये दोनों ही, मतलब एक से ज्यादा उत्तर इसके क्या है? सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, कह रहे किस वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? ऐसा कौन सा वंश था जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया? तो वो कौन था? गुप्त वंश था। कौन सा? गुप्त वंश था। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि के राजस्व की दर क्या रही थी? तो ये कितनी रही थी? उपज का 6वां भाग। उपज का 6वां भाग। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज के क्लास का। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। ठीक है। और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? भागवत संप्रदाय में के विकास में सबसे अधिक भूमिका किसकी रही थी? तो बताओ किसकी रही थी? इसमें भी गुप्त वंश की विशेष भूमिका रही थी। ठीक है। तो यहां पे हमारी ये क्लास खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। बाय।